हिंदी साहित्य के सीमांकन के बाद दूसरी जो प्रमुख समस्या हिंदी साहित्य के इतिहास में आती है वह है इसके नामकरण की। और इस नामकरण में आदिकाल, मध्यकाल या भक्तिकाल और रीतिकाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी यह बात है कि समझने की कोशिश की जाए कि नामकरण का सैद्धांतिक आधार क्या होना चाहिए, अर्थात किसी काल को का नामकरण किस आधार पर किया जाता है। अम, अगर मैं उदाहरण लूं आदिकाल का, तो आदिकाल के लिए उसे जो है सिद्ध सामंत काल, चारण काल, वीरगाथा काल और आदिकाल, ये चार नाम प्रमुखता से दिए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के प्रारंभ को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया और उन्होंने खुद भी कहा कि इसमें दो प्रकार की रचनाएं हैं, अपभ्रंश और देशज भाषा की। और इससे उलट और सभी नामों को अगर छोड़ दे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण आदिकाल के रूप में किया। अब प्रश्न ये उठता है कि वीर गाथा काल कहने से क्या आदिकाल के साहित्य का प्रतिनिधित्व हो जाता है? अगर आदिकाल का जो भक्ति साहित्य है, खासतौर से विद्यापति का, यदि उसे देखें तो वो वीर गाथा काल कहने से नहीं उसका प्रतिनिधित्व हो पाता है। तो अब समझे कि नामकरण का सैद्धांतिक आधार क्या हो। तो नामकरण का सैद्धांतिक आधार ये होना चाहिए कि जो नाम हो उस उसका प्रतिनिधित्व उस काल के साहित्य की वृत्तियां करती हो। यही सबसे सर्वोच्च सिद्धांत है और रहा है, और यही इसका मूल है जिसे समझ लेना चाहिए। तो आदिकाल के संदर्भ में मैंने चर्चा की कि कैसे उसे आदि यदि कहें तो अगर साहित्य के रूप और अंतर वस्तु दोनों ही दृष्टि से यह समय जो है वो शैशवावस्था है, जो आदिकाल कहने से पूरा हो जाता है। आदिकाल कहने से वीर गाथा और श्रृंगार और भक्ति सभी तरह की रचनाओं में जो एक 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 शुरुआत की वृत्तियां दिखाई देती हैं, एक नए भाषा के उदय की, वो वृत्तियों का प्रतिनिधित्व इस नामकरण से हो जाता है। इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल की तुलना में आदिकाल कहना बेहतर होगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है भक्ति काल के नामकरण के संदर्भ में। हम सभी नामकरण के सैद्धांतिक आधार को समझ चुके हैं। अब देखें कि भक्ति काल को मध्यकाल कहते हैं। इस काल को अगर मध्यकाल हम कहें तो बात चल सकती है, लेकिन भक्ति काल अगर हम कहें तो वो उस काल के साहित्य की प्रवृत्तियों का ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भक्ति एक बहुत यूनिक फिनोमिना है जो भारतीय साहित्य की परंपरा में देखने को मिलता है, खासतौर से हिंदी साहित्य की परंपरा में। और यह सिर्फ साहित्य के सीमित साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि इसने उस काल के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदला, उसे प्रभावित भी हुए और बदला भी। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल को भक्ति काल कहना ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है। हिंदी साहित्य का अगला जो काल जो है, जिसकी शुरुआत तकरीबन 1700 के आसपास की जाती है, उसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। यानी मध्यकालीन वृत्तियां, जैसे मध्यकाल परंपरा के रूढ़ होने का वक्त है, जब साहित्य में परंपराएं बेहद रूढ़ हो चुकी थी। इस काल का एक दूसरा नाम श्रृंगार काल भी है, क्योंकि उस समय श्रृंगार रस की रचनाएं ज़्यादा हुई। आप सभी जानते होंगे कि श्रृंगार रस की रचनाओं की बहुलता का कारण क्या था, लेकिन इस काल में वीरगाथा की वीरता प्रमुख रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन एक दूसरी बात है, जो एक नाम दिया गया रीतिकाल इस काल को। रीति का मतलब होता है परंपरा, और रीति का शाब्दिक अर्थ यह भी है कि जो काव्य शास्त्र में साहित्य के जो लक्षण बताए गए हैं
उसके अनुसार रचा जाने वाला साहित्य उस रीति को पालन करता हुआ उसे रीति कहते हैं, या साहित्य के संदर्भ में रीति ग्रंथ कहते हैं। तो इस काल में इस काल के साहित्य को का जो नामकरण है वो रीति काल कहना सबसे समीचीन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि उस काल में खनानंद जैसे रीति मुक्त कवि भी थे, लेकिन रीति कहने से ये सारी परंपराओं का निर्वाह हो जाता है, क्योंकि इस काल की जो तीन साहित्यिक धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों ही धाराओं का प्रतिनिधित्व इस नामकरण से हो जाता है। इसलिए हिंदी साहित्य के इस काल को रीति काल कहना समीचीन होगा। अब 19वीं शताब्दी से 1900 से जो शुरू हुआ आधुनिक काल है, उसके नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आधुनिकता 1900 से लेकर आज तक की बहुत प्रिडोमिनेंट प्रवृत्ति है। इसलिए इस विषय पर विद्वान में कोई मत वैचित्र्य नहीं है। देखा कि नामकरण जो है प्रवृत्तियों के अप्रोप्रिएट प्रतिनिधित्व के कारण सबसे समीचीन नाम का चुनाव ही होता है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि ये प्रवृत्तियां हम कैसे तय करते हैं। साहित्य तो उन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो तीन प्रमुख आधार होते हैं वो है समाज, संस्कृति और उस समय का राजनीतिक परिदृश्य। यही हमें इस काल में देखने को मिलता भी है। के संदर्भ में एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न समझने वाला यह है कि क्या साहित्य के एक काल के बाद जो दूसरा काल आता है उसमें प्रवृत्तियां अचानक बदल जाती हैं? ऐसा नहीं है। साहित्य की प्रवृत्तियां अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती हैं। लेकिन एक संक्रमण काल होता है और एक साहित्य का प्रमुख स्वर होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसी तरह से विभिन्न कालों का वर्गीकरण किया गया है। वरना आप देख सकते हैं कि आदिकाल में भक्ति की वृत्ति दिखाई पड़ती है और रीतिकाल में भी भक्ति की वृत्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन वो उसकी बची हुई प्रमुख स्वर नहीं होता है। इसलिए वृत्तियों को, साहित्य की जो प्रधान वृत्तियां हैं वो गौड़ वृत्तियां हो जाती हैं और एक नई प्रधान वृत्ति होकर उभरती है। जैसे आदिकाल के पश्चात आदिकाल का धीरे धीरे मध्यम पढ़ना और उसके बाद भक्ति की प्रमुख वृत्ति का साहित्य में अभिव्यक्ति, और उसी तरह से भक्ति काल के बाद रीतिकालीन वृत्तियों का लक्षण ग्रंथों केंद्रित और श्रृंगार केंद्रित प्रचुरता की रचनाओं का उदाहरण लिया जा सकता है।